वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में अलग अलग हैबिट्स एंड इंटरेस्ट, इमेजिनेशन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते रहे। और आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, और अन्य में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, इसलिए जितने भी मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं उनका शिक्षा में क्या योगदान है। अब जब बात आती है स्कूल्स की, इससे पहले मैं मनोविज्ञान के स्कूल्स से पहले आपको बताऊंगा, अपन जीके में पढ़ते हैं, हमारे ये ढूंढाड़ शैली है, ये मारवाड़ शैली है, ये मेवाड़ शैली है। तो शैली का मतलब ऐसे चिंतन का परिणाम जो अलग अलग रूपों में हमें अलग अलग प्रेरणा प्रदान करता है। बूंदी शैली अलग है, अपनी विशेषता भी है उस बूंदी शैली में। मारवाड़ शैली अलग है, मेवाड़ शैली अलग, क्योंकि बूंदी, कोटा, झालावाड़ हाड़ौती में आया था, तो वो हाड़ौती स्कूल कह दें, उधर मारवाड़ स्कूल कह दें, उधर ढूंढाड़ स्कूल कह दें। तो इस प्रकार से हम शैलियों का इतिहास में बड़े मन लगा के पढ़ते हैं और उनको अच्छे से याद भी हमें जानते हैं। यहाँ हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट नज़र आता है कि हम बीएड में और एसटीसी में या एमएड में हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, लेकिन मोटे रूप से। अब हमने, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस समय होता है परीक्षा पास करना, और हम परीक्षा पास दृष्टिकोण से हमने डायरेक्ट पढ़ लिया कि एक तो पावलोव का प्रयोग आता है, एक थॉर्नडाइक का प्रयोग आता है, एक कॉलर का प्रयोग आता है। 3 प्रयोग हमने याद कर लिए, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम याद कर लिए, ये अधिगम से रिलेटेड हो गया। प्रेरणा, सीखना, ये याद करके हम एक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो मोटे मोटे ये चीज़ हमारे आती है। और यहाँ भी हमारे जब कंपटीशन के अंदर भी जब हम सिलेबस को देखते हैं तो उसमें मोटे मोटे यही लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और कुछ स्कोप एंड देयर फील्ड को हम लर्न कर लेते हैं। अब वहाँ जब ऊँट के मुंह में जीरा पेपर को देखते हैं तो नाना प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, विभिन्न प्रकार से क्वेश्चंस वहाँ आते हैं और हम नदारद हो जाते हैं। क्यों? जबकि हमें सब कुछ आता है, हमने सब पढ़ा है, लेकिन हमने उसको कंसेप्ट नॉलेज वाइज नहीं किया, पॉइंट वाइज नहीं किया, उसको आत्मसात नहीं किया। और जब आत्मसात नहीं किया तो हमारा डिसीजन मेकिंग हमारा जीरो हो जाता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, ये आपको उस फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, बीएड के माध्यम से, डीएलएड के माध्यम से, एमएड के माध्यम से, किसी ने एमफिल किया उसके माध्यम से, कोई पीएचडी करता है तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसमें सब कुछ इसको पढ़ना पड़ता है। तो नेट होता है, नेट क्वालिफाइड करते हैं तो भी अपन सब कुछ करना पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण में हमें ये बातें तो हमने कहीं न कहीं सबको पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आइए आज हम इस सब चीज़ों में पढ़ते हैं कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले संरचनावाद को बताया स्ट्रक्चरलिज्म, और इसके प्रवक्ता थे विलियम वुंट और टिचनर। विलियम वुंट और टिचनर महोदय ने, जो सबसे पहले मैं मानता हूं कि हम जब इतिहास पढ़ाते हैं साइकोलॉजी का तो यही है कि 1879 में 1879 में जर्मनी में लिप्जिग नगर में प्रयोगशाला की स्थापना की, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जिसे कहते हैं। और संरचनावादी संप्रदाय एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चिंतन प्रणाली है, इसका प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक विधि से चेतन अनुभवों का अध्ययन करना है। और इस संरचनावाद को दूसरे रूप से अंतर्दर्शनवाद भी कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, संरचनावाद उस समय का वाद है जब मनोविज्ञान की शुरुआत 1879 में, यानी ठीक आज से 125-150 वर्ष पूर्व जर्मनी के लिप्जिग नगर में। आज अपन जो ही हम पहला लेक्चर देते हैं जब बीएड कॉलेज में मनोविज्ञान से रिलेटेड, तो उसका इतिहास बताते हैं, तो ये आता। वहाँ संरचनावाद की बात नहीं करते, वहाँ सीधी बात करते हैं कि लिप्जिग नगर में मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, ये हुआ वो हुआ। तो इसकी विशेषता है कि तंत्रिका तंत्र, मनोविज्ञान जो मन का विज्ञान है, इसलिए मन किससे जुड़ा हुआ है? हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और हमारी आत्मा कहाँ निवास करती है? हमारे शरीर में। तो हमारे तंत्रिका तंत्र हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने तंत्रिका तंत्र को आधार माना। दूसरा, चेतना के 3 तत्व होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। संवेदन, सेंसेशन अपन पढ़ चुके हैं। कल्पना, प्रतिमा और कल्पना की बात अपन ने कल ही पढ़ा। प्रतिमा और भाव।
तो संवेदन का मतलब रिलेशन है प्रत्यक्षीकरण से। संवेदन जब अर्थपूर्ण हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रतिमा विचारों से, आप कहते हैं आपके और मेरे विचार मिलते हैं, यानी आपकी कल्पना और मेरी कल्पना सेम है। आम भाषा में अपन सब कुछ बोलते हैं, बोले साहब अपने विचार नहीं मिलते हैं। अपन कहीं भी सगे संबंधी की बात करते हैं, बैठते उठते हैं, बोले आपके और मेरे विचार नहीं मिलते हैं। और अपन मिलते हैं तो आपके और मेरे विचार तो सब 99.9 मिलते हैं। तो जब आपकी कल्पना दोनों की समान है तो उस कल्पना का महल भी उन्नत होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रतिमा हमारी समान है। तो प्रतिमा का संबंध विचारों से होता है। भाव कहते ना, आपके तो भाव खराब है, यानी आपके इमोशंस जो होते हैं, आपकी बॉडी में जो संवेग आते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आपके भाव, यदि आपके संवेग अच्छे हैं, जितने भी हमारे इंस्ट्रक्ट है, जो हमारे जितने मूल संवेग हैं, वो यदि अच्छे हैं तो देखिए आप बिल्कुल जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसमें कहते हैं ना, इसलिए पर्यावरण हुआ, मनोविज्ञान हुआ, भूगोल हुआ, साइंस हुआ, और मेरे सारे विषय यही हैं। तो मुझे बड़ा वो लगता है। और बहुत सी बार लोग कहते हैं साहब आप समय के साथ नहीं चलते हो, डीपली पढ़ाते हो और ये पढ़ाते हो। और मैंने कहा डीपली तो आता है, पहले तो फिर भी रटे रटाई चीज़ आती थी कि 7वीं पढ़ा हुआ तहसीलदार बनता, 10वीं पढ़ा हुआ तो मतलब तहसीलदार से ऊपर ही उसका मतलब पद मिलने की संभावनाएं बन जाती थी, ग्रेजुएट हो ही जाता था वो। लेकिन आज प्रतिस्पर्धात्मक इतने युग है, संसाधन इतने ज़्यादा है, मतलब मैटर अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, और अब तो और ज़्यादा हो गई है। ये यूट्यूब चैनल जो है, आप जो चीज़ मांगो वही मिल जाता है। लेकिन हमें कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते, हम किसको पढ़ रहे हैं, हम किसको समझ रहे हैं, ये हमारी एक दुविधा वर्तमान की। 200 में से 200 ले आते, 100 में से 100 ले आते बच्चे मैथ्स के अंदर। अंग्रेजी में भी कोशिश करते हैं 98, 97, 99, तो बचा क्या रह गया, मुझे ये बताइए। तो हमें इन चीज़ों पे जोर देना है कि हमारा जो संवेदन है वो प्रत्यक्षीकरण से, प्रतिमा विचारों से, और भाव संवेगों से संबंधित है। अब ये जो संरचनावाद है, इसका दोष ये है कि जो हम जितने टॉपिक पढ़ते हैं, जो हमने स्कोप हमारा मनोविज्ञान का, उसमें जो अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और जबकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान युग में आपकी पर्सनैलिटी को आंका जाता है। पर्सनैलिटी का मतलब सुंदरता ही नहीं, आपका हाव भाव, आपकी वही जो विचार है, संवेग हैं, प्रत्यक्षीकरण है, आपका परसेप्शन कैसा है, आपकी इमेजिन कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं। तो यानी कि मेन चीज पे ध्यान नहीं दिया गया, व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं दिया गया था इसके अंदर। इसलिए इसके आलोचक बन गए विलियम जेम्स, और विलियम जेम्स ने कहा कि संरचनावाद बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा, जो हमारा उद्देश्य है उसको पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद प्रक्रियावाद की उत्पत्ति हुई। तो कहने का मतलब विलियम जेम्स इसके आलोचक थे। फिर संरचनावाद का संबंध वस्तु या तत्व से होता है। जैसे अपने अलग अलग तत्वों की बात करी कि हमने कहा चेतना के 3 तत्व है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो संरचनावाद था वो तत्व पे टिका हुआ था, जैसे संवेदन, प्रतिमा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये सब चीज़ें आत्मसात हो जाएगी, एक बार आप इसको ध्यान से आत्मसात करें। अब समय की मांग के आधार व्यवहारवाद पे पहले आते, प्रक्रियावाद थोड़ा लेंथी है तो मैं उसको बाद में लूँगा। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, इसके जन्मदाता जेबी वॉटसन। वॉटसन महोदय ने प्रक्रियावाद की और संरचनावाद की तुलना करके व्यवहारवाद को जन्म दिया, और इनके साथ अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे उसमें मैक्स मेयर, पी बीस, हल महोदय, टॉलमैन, बीएफ स्किनर, और 1912 से 1914 में व्यवहारवादी आंदोलन अमेरिका में चला। वहां वेसेवर और पावलोव अन्य मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 1857 से लेकर 1936 के बीच कार्य किया। और एसआर थ्योरी, जिसे अपन बीएड में पढ़ते हैं, एसटीसी में भी आप कहीं हो, एसआर थ्योरी, उत्तेजना अनुक्रिया, स्टिमुलेट रेस्पॉन्स थ्योरी, उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत को प्रमुख स्थान दिया। और ऐसे जो थॉर्नडाइक महोदय थे, उन्होंने पशु मनोविज्ञान पर कार्य किया। तो इसमें जो पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, वो कुत्ते की लार और घंटी का जो प्रयोग अपन पढ़ते हैं, उसमें एसआर थ्योरी, स्वाभाविक अस्वाभाविक क्रिया। तो जो अपन वो प्रयोग तो आपको याद है, लेकिन वो किस पे टिका हुआ? व्यवहारवाद सिद्धांत पे, बिहेवियरिज्म की थ्योरी। उसके प्रदाता कौन है? जेबी वॉटसन है। तो ये आपको वहाँ भी अपन पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अलग अलग रूप में उनकी एनालिटिकल स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन हम आपस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यवहारवाद को बताया गया, और व्यवहारवाद जो है जेबी वॉटसन उसके जन्म जाता है। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, हल ने भी किया, टॉलमैन ने भी किया, स्किनर ने भी किया, और पावलोव ने भी किया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें पावलोव ज़्यादा सक्रिय रहे, क्योंकि पावलोव के प्रयोग को हमने इसमें ज़्यादा वजन दिया, वेट दिया है। इसके बाद आता है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिकलिज्म। उसके प्रवर्तक थे सिगमंड फ्राइड।
सिगमंड फ्राइड महोदय ने जो कार्य किया इस मनोविश्लेषणवाद में 1856 से लेके 1939, और इसमें उन्होंने सम्मान पे कार्य किया, जो एक पार्ट है साइकोलॉजी का, हिप्नोटिज्म। तो हिप्नोटिज्म में मतलब होता है आदमी को जैसे एक प्रकार से बातों में आप मूर्छित कर देते हैं और फिर वो सारी बात बोलता है। अपन जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं कि एक आदमी को शराब पिला दो, सब वो सच सच बोलने लग जाएगा। तो ये तो वह अपना एक जनरल प्रैक्टिकल जो व्यवहारवाद में अपन गाँव में देखते हैं, जो सुनते आए हैं। लेकिन यहाँ ये है कि सम्मान विधि के द्वारा जो सिस्टमेटिक सभ्यता हमारी वो है सभ्य मेथड है। तो सम्मान के द्वारा, हिप्नोटिज्म के द्वारा फ्राइड ने मन के 3 रूप बताए, चेतन, अपचेतन और अचेतन, जिसको अंग्रेजी में अपन ईड के नाम से, ईगो के नाम से और सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा ईड है, जो हमारा चेतन मन है, वो हमारा आनुवंशिकता से रिलेटेड है। इसलिए कहते हैं दादा परदादा के गुण। किसका दादा डाकू था तो पोता भी हो सकता है, परदादा इसका डाकू था तो पोता भी हो सकता है। पिताजी अच्छे थे, कहते हैं ये सुशील पिता का संतान है, इसके दादा तो बहुत ही अच्छे थे। तो यानी हमारा जो ईड है, जो हमारा चेतन मन है, वो आनुवंशिकता से ओतप्रोत होता है। और जो हमारा ईगो है वो हमारा बाहरी पर्यावरण, वो हमसे देखते हैं। बालक किसी कॉलोनी में रहता है, उसका स्टेटस होता है कि मेरे तो घर में गाड़ी होगी तो ही मैं शादी करूंगा, क्योंकि उसका एक ईगो टकरा रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी के साथ बैठा है, वो सोसाइटी को देखता है और सोसाइटी के संचालन में उसके मन में ये भाव घर कर जाते हैं। बाहरी पर्यावरण उसको प्रेरित कर चुका है। अब उसमें उसके संस्कार को परिवर्तित करने के लिए दूसरे सिपह सालार को, उसके वातावरण को बदलना पड़ता है, क्योंकि जब बालक जैसा देखता है वैसा सीखता है। तो उसका ईगो टकराता है। सुपर ईगो जो प्रहरी का कार्य करता है। सुपर ईगो हमारा सुरक्षा प्रहरी एक प्रकार का। बहुत सी बार बालक अटल दृढ़ निश्चय, और होना भी चाहिए, विल संकल्प बनता है कि मुझे जज बनना है, ये उसका सुपर ईगो है, क्योंकि उसके दिमाग में ठन गई है। विल पावर, ये भी हमने पढ़ा है, विल पावर, विल जो इच्छा शक्ति होती है, उसके बाद उस पर कैरेक्टर टिका रहता है। तो उसकी विल बन गई। बचपन में किसी बालक मैं IPS बनूंगा, और वो उसके लिए भरसक प्रयास रहता है। बात की बात है कि उसके सिस्टम में वो कहाँ 100% उसके रिजल्ट का अचीवमेंट लेता है और कहाँ वो उससे दरकिनार रह जाता है। उसके दिमाग में उसका अपन उसको अलग वे में लेते हैं, लेकिन उसके दिमाग का जो मानसिक पटल होता है वो उस पर गहन अमिट छाप डाल देता है। तो इस प्रकार से मनोविश्लेषण में प्रवर्तक जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में मनोविश्लेषणवाद का महत्व दिया। अवयवीवाद, जिसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी मैं जहाँ तक समझता हूँ काफ़ी अच्छी थ्योरी, लेटेस्ट है। सूझबूझ का सिद्धांत, कॉलर का प्रयोग, वन मानुस वाला जो छड़ी का प्रयोग है वो आता है। इसमें होलनेस पे जोर दिया जाता है कि समग्रकृति जो आपकी होती है। अब समग्रकृति का मतलब क्या है? जो हमारी व्यवहार है, जो हमारी क्रिया है, घटना है, व्यक्ति, वस्तु, सभी के संपूर्ण रूप को आधार बनाकर अध्ययन करता है, यानी सभी को साथ लेके चलता है। कहने का मतलब जब हम हर चीज़ को सिस्टमेटिक साथ लगते हैं तो गेस्टाल्टवाद मतलब जो है पूर्ण कारवाद एक प्रकार का। गेस्टाल्ट संप्रदाय को मतलब जो है सूझबूझ का, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। बोला आपकी सूझबूझ से निर्णय लेना, आप बहुत सोच समझ के निर्णय लेना। और आज डिसीजन मेकिंग ही हमारे आज मोदी जी बैठे हैं भारत के प्रधानमंत्री बन के, यदि उनकी सूझबूझ काम नहीं करे तो हम जब पैर पे हम मुँह की खाएं, और यदि उनकी सूझबूझ अच्छी है तो हम हर जगह विजय रहेंगे और भारत विश्व गुरु बनने का। तो गेस्टाल्ट थ्योरी सूझबूझ के सिद्धांत के रूप में काम करती है, और सूझबूझ का सिद्धांत ही मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल करते हैं जो जीवन जीने की चाल में, लेकिन जीवन जीने की चाल को सफल बनाए रखने के लिए सूझबूझ का सिद्धांत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। अपन सब अपना काम करते हैं, लेकिन अपना जो प्रोटोकॉल का अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, यदि उसकी सूझबूझ नहीं है तो हमारे जिले में जो भी कोई आपदा आएगी, कोई विपदा आएगी, उसका समाधान नहीं कर पाएगा। तो इतनी बड़ी बात आती है कि किस प्रकार से आपको आत्मसात हो कि गेस्टाल्ट थ्योरी का अपने आप में क्या महत्व है, मनोविश्लेषणवाद का अपने आप में क्या महत्व है, व्यवहारवाद का अपने आप में क्या महत्व है, संरचनावाद का महत्व क्या है। अब इसके अलावा जो एक वाद रह गया प्रक्रियावाद, जिसको हम फक्स लेंगे। इस विचारधारा का विकास अमेरिका में 1842 से 1910 के बीच में हुआ था, और इसके जो विकासवादी थे वो है डार्विन के सिद्धांत पे टिका हुआ है। हालांकि डार्विन के सिद्धांत को इसमें माध्यम माना गया है, और डार्विन के वास्तविक रूप में जॉन डीवी और रॉलैंड एंजिल ने इस पे कार्य किया। किस पे? प्रक्रियावाद में, जिसको हम फंक्शनलिज्म के रूप से तुलना करते हैं। और इन्होंने काफी मतलब जैसे साहचर्य का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है, तो प्रक्रियावाद जो फंक्शनलिज्म है वो भी कार्य के रूप में था। थॉर्नडाइक ने भी ट्रायल एंड एरर किया, तो अपन कहते त्रुटि
ट्रायल एंड एरर का मतलब भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। आदमी भूल करेगा और फिर प्रयास करेगा तो उससे उसको सीखने को मिले। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने इसको ज़्यादा वजन दिया कि ये निर्णय पर डिपेंड है और ये सब हमारे फंक्शन में डिपेंड है। उसका तो नाम ही फंक्शन है, प्रक्रियावाद। प्रक्रियावाद को इस प्रकार से जाना, तो उसमें क्या बहुत सारी चीज़ों को समावेश किया। मेन चीज़ तो ये है कि जितनी भी हमारे मनोविज्ञान में चीज़ें होती है वो फंक्शनलिज्म में ज़्यादा गया, चाहे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, चाहे हमारी लर्निंग है, चाहे हमारी बुद्धि है, चाहे हमारा एडजस्टमेंट है, चाहे हमारा परीक्षण, मूल्यांकन, बाल यानी मनोविज्ञान के ज़्यादातर पार्ट को फंक्शनलिज्म के द्वारा जोड़ा गया है। उस स्कूल्स के द्वारा मनोविज्ञान का 70% कोर्स को इम्प्लीमेंटेशन की ओर प्रेरित किया गया। तो इसलिए प्रक्रियावाद अपने आप में एक महत्वपूर्ण वाद है सीखने के दृष्टिकोण से, जिसपे मनोविज्ञान टिका हुआ है। लेकिन जो हम हमारा फाइनल डिसीजन है वो गेस्टाल्ट थ्योरी की ओर जाता है। क्यों जाता है? कि वहाँ पे हमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और निर्णय लेना ही आज वर्तमान की ज्वलंत समस्या। पहले भी थी, लेकिन पहले कई निर्णय की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि आदमी आत्मसंतोष था कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज हमें संतोष नहीं, वास्तविक सत्य संतोष है ही नहीं। मतलब किसी भी व्यक्ति को नहीं, तृष्णा हमारी प्रबल इच्छा है, होनी चाहिए, मानव की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसके खामियाजे का भी हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और आज हम इस विश्व की इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं जिसके अंदर यदि हमारा विवेक नहीं हो, गेस्टाल्ट थ्योरी नहीं हो, सूझबूझ नहीं हो, विवेक नहीं हो, धैर्य नहीं हो, तो हम कितने पीछे जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये तो उदाहरण है हमारा, ये है कि जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ये हमें वास्तव में हमारे प्रक्रिया के, हमारे माइंड को वॉश करते हैं। हमारा माइंड कितना ब्रेन वॉश रहे और हम कितनी अच्छी तरक्की करें किसी भी चीज़। वह शैली का महत्व, इतिहास में शैली का महत्व, मारवाड़ की शैली, बूंदी की शैली, मेवाड़ की शैली, ढूंढाड़ की शैली, तो उससे को हम देख करके हमारे इतिहास में पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें इस पर सीख लेकर के हमें उसको अच्छे से और यदि हमने इसको एनालिटिकल कंपैरेटिव स्टडी में किया तो हम बहुत अच्छे से बन सकते हैं। तो मतलब यहाँ ये बात बताई गई है कि सबसे ज़्यादा ये आपको ध्यान संरचनावाद के अंदर हम चले और मतलब उसको सीखा। फिर हमारा प्रक्रियावाद आप याद रखें, मैंने यहाँ समय के बोर्ड के अभाव में, जगह के अभाव में ऑरली बोल रहा हूँ कि फंक्शनलिज्म जो है वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें बहुत सारे टॉपिक्स, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा एडजस्टमेंट, हमारी पर्सनैलिटी, वो सब किससे हमने ज़्यादा सीखा, फंक्शनलिज्म सीखा। फिर हमने उसको व्यवहारवाद में उतारा, तो व्यवहारवाद में उन प्रयोग किए पॉलो मोदो ने, थार्नडाइक मोदो ने, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड ने संबोधन दिया और गेस्टाल्ट थ्योरी में सूझो दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो आप अलग अलग रूप में आपने बीएड में, एसटीसी में जो पढ़ा है उसको हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से कैसे तुलना की है, इसको आत्मसात करें और मनोविज्ञान में और जो टॉपिक है उनमें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब और लाइक करें और सीखें, व्यूअर्स एक दूसरे को शेयर करें, तभी फिर पढ़ाने का थोड़ा मज़ा रहता है। धन्यवाद।